बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियां बेअसर हो गईं, बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। तैयब एर्दोगान ने कहा पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे, अमेरिका ने गलत कदम उठाया। तुर्की ने कहा खशोगी कत्ल के कई सबूत मौजूद हैं, वक्त पर मंजर आम पर लाएंगे। सऊदी अरब बताए किसके हुक्म पर कातिल टीम आई। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रखा संग बुनियाद। कतर के अमीर ने बहरान की बरकरारी पर किया अफसोस का इजहार, कहा जीसीसी नाकाम हो गई। गाजा नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश, इस्राएली फौज की कार्रवाई में 20 फलस्तीनी जख्मी। इराक में 202 इज्तिमाई कब्रें मिली, आईएस ने हजारों को दफन किया था। तालिबान ने फराज सूबे में फौजी चौकी पर कब्जा कर लिया, अमरीकी कमांडर ने कहा जंग नहीं जीत सकते। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए, ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम, कांग्रेस में अक्सरियत का होगा फैसला। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा धक्का, कर्नाटक के बाय इलेक्शंस में कांग्रेस जेडीएस ने 4-1 से बाजी मार ली। आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम श्री अयोध्या रख दिया, पहली मर्तबा दिवाली जश्न में बैरूनी मेहमान की शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान की एयरफोर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें की, उन्हें आसमान विलायत 2018 का नाम दिया गया। मशकों के दौरान जमीन से हवा में वार करने वाले मिसाइलों और दूसरे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन मशकों के तर्जुमान जनरल सैयद महमूद मूसवी ने कहा कि इन हथियारों से यह जाहिर होता है कि हमें मुल्क की फौजी ताकत को मजबूत बनाने के रास्ते में किसी रुकावट का सामना नहीं है, हम अपने मुल्क की तमाम ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। पूरे ईरान में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पीर को ये मशकें शुरू हुई, जो मंगल को भी जारी रहीं। ये मशकें एक ऐसे वक्त हुई हैं जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर अमल शुरू किया है, जिनमें ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। 8 मुल्कों को ईरान के साथ तेल खरीदने पर छूट दी गई है। ये वो पाबंदियां हैं जिन्हें 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। अमेरिकी ओहदेदारों ने धमकी दी है कि वो ईरान के रवैये को सुधारने के मकसद से और ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे। ईरान के नायब सदर इसाक जहांगीरी ने कहा है कि अमेरिका ईरान के एक्सपोर्ट्स को जीरो करने में नाकाम हो गया है और ईरान के तेल की फरोख्त पर अमेरिकी पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जहांगीरी ने कहा कि अमेरिकी मुसलसल कह रहे थे कि वो ईरान के तेल की फरोख्त को सिफर कर देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम जितना तेल बेचना चाहते हैं बेच रहे हैं। अमेरिकी प्रोपेगेंडे के जरिए हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। एर्दोगान ने अमेरिकी पाबंदियों को गलत बताया और कहा कि इन पाबंदियों का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया के तवाजुन को बिगाड़ा जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने अमेरिका से छूट मांगी है, लेकिन इसके साथ साथ दो टोक अंदाज में कह दिया है कि अमेरिका ने जो रवैया अख्तियार किया है वो दानिशमंदाना नहीं है। ईरान को अलग थलग करना और ईरान के अवाम को सजा देना बहुत खतरनाक है और ये जायज नहीं है। तैयब एर्दोगान ने जापान का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि इन पाबंदियों के जरिए कोई नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। पाबंदियों के बजाय बामकसद बातचीत करनी चाहिए थी, इससे ज्यादा फायदा हो सकता था।
ترکی کی وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا جو اردوان کے ساتھ جاپان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا اور جاپان نے کہا ہے کہ وہ ایران سے تیل خریدنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ملک ان ملکوں میں شامل ہیں جنہیں امریکہ نے کچھ وقت کے لیے ایرانی تیل پر چھوٹ دی ہے، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں اسی صورت میں پھر سے بات چیت کے لیے تیار ہو سکتا ہے جب واشنگٹن اپنا رویہ بدلے۔ جواد ظریف نے یو ایس اے ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر کہا کہ دنیا ٹرمپ کی طرف سے تھوپے جانے والے عالمی نظام کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ وہ پابندیوں کے لیے امریکہ کو جواب دہ بنائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر غلام علی خسرو نے کہا کہ یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں اور امریکہ کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یہ رویہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دنیا اس کا جواب دے اور قانون کی حکمرانی کو بحال کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پابندیوں کے ٹرمپ کے فیصلے کی تعریف کی۔ بات کرتے ہیں جمال خشوگی معاملے کی۔ ترکی کی میڈیا میں کہا گیا کہ استنبول میں سعودی عرب کے قونصلیٹ میں جنرل جمال خشوگی کے قتل کو چھپانے کے لیے سیکیورٹی کیمروں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کے حامی اخبار سبا نے یہ بات کہی۔ اس اخبار نے کہا کہ 2 اکتوبر کو جس دن خشوگی کا قتل کیا گیا، قونصلیٹ کے اندر کے کیمروں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کے باہر پولیس کے سیکیورٹی کیمروں سے بھی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے جاپان کے دورے پر کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ سعودی عرب سے 15 رکنی ٹیم خشوگی کو قتل کرنے کے لیے ہدایت پر آئی تھی، لیکن ترکی کو اب تک سعودی عرب کی طرف سے یہ جواب نہیں ملا ہے کہ کس نے انہیں خشوگی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ کاوسوگلو نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس نے حکم جاری کیا۔ یہ ایک سادہ سوال ہے جو ہم نے سعودیوں سے کیا ہے۔ ہم نے عوام کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے مل کر تحقیقات کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ہم نے اتفاق کیا ہے، لیکن اس ورکنگ گروپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کام کرے۔ کاوسوگلو نے کہا کہ ترکی کے پاس خشوگی قتل کے بارے میں کئی دوسرے ثبوت ہیں جنہیں اب تک عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ جب تحقیقات پوری ہو جائیں گی تو تمام ثبوت سامنے لائے جائیں گے۔ برطانیہ میں حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دی جائے۔ اس سلسلے میں ہتھیاروں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کو کیمپین اگینسٹ آرمز ٹریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے اس مہم کی تائید کی ہے، جن میں ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل شامل ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے سینئر لیگل ایڈوائزر کلائیو بالڈن نے کہا کہ 2 اکتوبر کو سعودی قونصلیٹ میں جمال خشوگی کے قتل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکومت کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب کو یمن جنگ کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے ہتھیار بیچتے ہوئے یمن جنگ میں اپنا رول ادا کیا ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب نے 2015 میں یمن جنگ شروع کی تھی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے کہا ہے کہ انہیں عرب ملکوں کے ساتھ کشمکش جاری رہنے پر افسوس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بحران گزر جائے گا۔ قطر کی شورا کونسل سے خطاب کرتے ہوئے تمیم نے کہا کہ قطر اپنی تیل اور گیس کی صنعتوں کو ترقی دیتا رہے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ایکسپورٹر کی حیثیت سے وہ اپنے مقام کو برقرار رکھے۔ شیخ تمیم نے کہا کہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چیخ پکار کی آوازیں گزر جاتی ہیں، لیکن اگر ان سے برے انداز میں نمٹا گیا تو وہ ایسے نشان چھوڑ جاتی ہیں جو لمبے عرصے تک باقی رہتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گلف کا بحران اب تک حل نہیں ہو سکا، جس سے جی سی سی کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ جی سی سی چیلنجوں اور خطروں سے نمٹنے کے لائق نہیں رہی اور کمزور ہو چکی ہے اور خطے میں اس کا رول کم ہو گیا ہے۔ پچھلے 1 سال میں قطر کی ترقی اور کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے تمیم نے کہا کہ قطر نے اپنے ایکسپورٹس میں 20% کا اضافہ کیا ہے۔ پچھلے سال جون میں سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور ایجپٹ نے قطر کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے اور قطر کی ناکہ بندی کی تھی۔ ان ملکوں نے قطر پر الزام لگایا تھا کہ وہ دہشت گردی کی مدد کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہے جو ان کا دشمن ہے، لیکن قطر نے ہمیشہ ان الزامات کو غلط بتایا اور کہا کہ یہ ملک قطر کی خود مختاری کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے قطر کے بائیکاٹ کے بعد ترکی نے جو علاقے کی ایک اہم طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے، قطر کی مدد کی تھی۔ خلیج کے 2 ملک کویت اور عمان اس معاملے میں غیر جانبدار رہے۔
सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने हुदैदा में जबरदस्त हमले किए हैं। ताज़ा कार्रवाई में कम से कम 3 लोग हलाक हो गए हैं और 35 जख्मी हुए हैं। अलमसीरा टीवी चैनल ने यह बात बताई। सऊदी अरब और इत्तेहादी कई महीनों से हुदैदा में हमले कर रहे हैं, जिसका मकसद अहम बंदरगाही शहर पर कब्जा करना है। यमन जंग के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस जंग में एक NGO की माने तो 80,000 लोग हलाक हुए हैं और एक बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। यमन पहले से ही अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क के पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के लिए संग बुनियाद रखा। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि प्रिंस मोहम्मद ने रियाद में किंग अब्दुल अजीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी का दौरा करते हुए संग बुनियाद रखा। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने जुमला 7 प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। इस रिएक्टर के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन कहा गया कि इसका मकसद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करना है। गजा में इसराइली फौज की कार्रवाई में कम से कम 20 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इसराइल की नाकाबंदी के खिलाफ एक मुजाहरे के दौरान ये झड़पें हुई। फलस्तीनियों ने गजा की समंदरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। तकरीबन 40 छोटी कश्तियों ने एक काफिले के जरिए समंदरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे नाकाम बना दिया। इस मौके पर साहिली इलाके में काफी तनाव देखा गया। एहतजाज के जिम्मेदारों ने कहा कि ये कोशिशें नहीं रुकेंगी। मार्च के महीने से इसराइली फौज की कार्रवाइयों में कोई 180 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और 2000 जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइली हुकूमत और फौज की तरफ से फलस्तीनियों को गजा में हमास के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं। इब्रानी जबान के अखबार हार्टीज में एक आर्टिकल लिखते हुए एक मशहूर इसराइली जर्नलिस्ट ने यह बात कही। इसराइली मीडिया में कहा गया कि मगरबी किनारे के एक पेट्रोल पंप पर एक फलस्तीनी औरत को गोली मारी गई जो कैंची के साथ पुलिस ऑफिसर्स के पीछे दौड़ रही थी। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियां बेअसर हो गईं, बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। ताइब एर्दोगान ने कहा पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे, अमेरिका ने गलत कदम उठाया। तुर्की ने कहा खशोगी कत्ल के कई सबूत मौजूद हैं, वक्त पर मंजर आम पर लाएंगे। सऊदी अरब बताए किसके हुक्म पर कातिल टीम आई। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रखा संग बुनियाद। कतर के अमीर ने बहरान की बरकरारी पर किया अफसोस का इजहार, कहा GCC नाकाम हो गई। गजा नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश, इस्राएली फौज की कार्रवाई में 20 फलस्तीनी जख्मी। इराक में 202 इज्तिमाई कब्रें मिली, IS ने हजारों को दफन किया था। तालिबान ने फराज सूबे में फौजी चौकी पर कब्जा कर लिया, अमरीकी कमांडर ने कहा जंग नहीं जीत सकते। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए, ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम, कांग्रेस में अक्सरियत का होगा फैसला। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा धक्का, कर्नाटक के बाय इलेक्शंस में कांग्रेस JDS ने 4-1 से बाजी मार ली। आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम श्री अयोध्या रख दिया, पहली मर्तबा दिवाली जश्न में बैरूनी मेहमान की शिरकत।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमरीकी फौज के एक अहम कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में जंग फौजी तरीकों से जीत नहीं सकता। जनरल मिलर ने एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अफगान जंग फौजी तरीकों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए तालिबान के साथ बातचीत करनी होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान भी ये बात समझते हैं कि वो भी लड़ाई के जरिए जंग नहीं जीत सकते। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप फौजी तरीकों से लड़ाई नहीं जीत सकते तो आपको बातचीत करनी चाहिए। ये वक्त है कि बातचीत शुरू की जाए। तालिबान ने ईरान सरहद के करीब अफगानिस्तान की एक फौज के कैंप पर हमला कर दिया। ये वाकया फरा सूबे में पेश आया। मकामी लोगों ने बताया कि तालिबान ने सरहदी फौजी चौकी पर हमला किया जिसकी हिफाजत 50 सिपाही कर रहे थे। इस हमले में 20 लोग मारे गए या 20 सिपाही मारे गए। मंगल की सुबह यह हमला किया गया जिसमें कई फौजी जख्मी भी हुए। इस हमले के बाद इस फौजी अड्डे पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, ऐसी मुसलसल खबरें मिल रही हैं। इस फौजी अड्डे से राब्ता टूट गया। यह भी मालूम नहीं हो सका कि बाकी सिपाही कहां गए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और दावा किया है कि उन्होंने अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने कहा कि उन्होंने 30 सिपाहियों को हलाक कर दिया और हथियार और गोला बारूद छीन लिया। इराक में उन इलाकों से 200 से ज्यादा कब्रें मिली हैं जहां पर आईसिस का कंट्रोल था। इन कब्रों में हजारों लोगों को दफन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुतल्लिक दफ्तर ने नैनवा, किरकुक और अंबार सूबों में इन कब्रों के पता चलने की बात कही। इन कब्रों में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी दफन किया गया था जिनमें माजूर भी शामिल थे। इन लोगों को मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के अहदेदारों ने बताया कि ये कार्रवाइयां नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जंगी जराइम की तारीफ में आती हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए। इन नतीजों से यह फैसला हो सकता है कि अगले 2 साल ट्रंप के लिए कैसे रहेंगे। अमेरिकी सेनेटर हाउस में रिपब्लिकन पार्टी को मेजॉरिटी हासिल है। इन इलेक्शंस को ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा है। न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया के अलावा मशरकी रियासतों में सुबह 6 बजे सबसे पहले पोलिंग शुरू हुई। ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिकी वोटर्स इन इलेक्शंस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 अरकान को चुनेंगे। इसके अलावा सेनेट की 100 में से 35 सीटों का भी चुनाव होगा। गवर्नर की 36 ओहदों और रियासती कानून साज इदारों की सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इम्कानात ज्यादा हैं और वो हाउस में अपनी सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन रिपब्लिकन सेनेट में अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकते हैं। हाउस के अरकान के लिए वोटिंग हर 2 साल में एक बार होती है। ट्रंप ने क्लीवलैंड में वोटिंग से पहले एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहले मिड टर्म इलेक्शंस हैं ये जहां लोग खुशी से हिस्सा ले रहे हैं और ये दिलचस्प इलेक्शंस हैं। पहले ये मिड टर्म इलेक्शंस बोरिंग हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्शंस दिलचस्प हुए हैं उसकी वजह यह है कि मीडिया में उन पर बहुत ज्यादा तवज्जो है। अमेरिका और चाइना जुमे को आला सतह पर सिक्योरिटी बातचीत करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और वजीर दिफा जेम्स माटिस वॉशिंगटन में चाइना के वजीरों की मेजबानी करेंगे। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शंस और अगले साल के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को एक जबरदस्त धक्का लगा है। कर्नाटक के बाय इलेक्शंस में कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद ने बीजेपी को शिकस्त से 2-4 कर दिया। जाफरानी पार्टी को बेल्लारी में बदतरीन शिकस्त हुई। बेल्लारी में कांग्रेस के बीएसओ गुरप्पा ने 2,40,000 वोटों से बेल्लारी सीट जीत ली। उन्होंने बीजेपी की जे शायना को शिकस्त दी जो कर्नाटक के मशहूर रेड्डी भाइयों के करीबी शख्स बी श्रीरामुलु की बहन है। शिमोगा में अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के बेटे ने जेडीएस उम्मीदवार को 52,148 वोटों से शिकस्त दी। हारने वाले उम्मीदवार मधु साबिक चीफ मिनिस्टर बंगारप्पा के बेटे हैं। चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी की बीवी अनीता ने रामनगर असेंबली हल्के की सीट 1,09,137 वोटों से जीती। उन्होंने बीजेपी के एल चंद्रशेखर को हराया। जामखंडी असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार आनंद निमुगौड़ा ने बीजेपी के उम्मीदवार को 39,480 वोटों से हराया। इन कामयाबियों के साथ असेंबली में कांग्रेस जेडीएस अरकान की तादाद बढ़कर 120 हो गई है, जबकि 224 रुकनी असेंबली में बीजेपी के 104 अरकान असेंबली हैं। रियासत के अलग अलग मकामात पर कांग्रेस कारकुनों को जश्न मनाते हुए देखा गया। कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि ये नतीजे बीजेपी से बेजारगी का इजहार है। कर्नाटक साउथ इंडिया की अकेली रियासत है जहां बीजेपी की हुकूमत रही है। इस तरह कर्नाटक के बाय इलेक्शंस में नतीजा 4-1 से कांग्रेस जेडीएस के हक में रहा। बेल्लारी को बीजेपी का गढ़ समझा जा रहा था, लेकिन वहां के अवाम ने पार्टी को रद्द कर दिया।
मोदी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरमियान तनाव की खबरों के बीच आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई बोर्ड को राहुल द्रविड़ की तरह खेलना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू की तरह नहीं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ को मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था, जबकि सिद्धू अपने गैर संजीदा और दो टोक तबसरों के लिए जाने जाते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि दोनों फरीकों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक दूसरे के नुक्ते नजर की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिक्र की बात यह है कि आरबीआई बोर्ड के रोल में तब्दीली की जा रही है। आरबीआई बोर्ड की क़यादत प्रोफेशनल सुपरवाइजर्स या सेंट्रल बैंकर्स नहीं कर रहे हैं। रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई हुकूमत का सीट बेल्ट है और उसकी खुद मुख्तारी की इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक को यह आज़ादी हासिल है कि हुकूमत की तजवीज़ को ना कह सके। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़े पैमाने पर दिवाली के जश्न में हिस्सा लिया। साउथ कोरिया की खातून अव्वल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहली मरतबा दिवाली की तकरीबात में किसी गैर मुल्की अहम शख्सियत को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया गया है। सरजू नदी के किनारे लॉर्ड राम की 30 फीट की एक बड़ी मूर्ति बिठाई गई है, जिसमें हनुमान भी हैं। आदित्यनाथ ने इस मौके पर कई प्रोग्रामों का आगाज किया। उन्होंने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर श्री अयोध्या रख दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या लॉर्ड राम की वजह से जाना जाता है। हैदराबाद के करीब एक गांव में टीआरएस के एक लीडर नारायण रेड्डी को पत्थर मारकर हलाक कर दिया गया। यह वाकया विकाराबाद के गांव सुल्तानपुर में पेश आया। खबरों में कहा गया कि इस लीडर का गांव की एक मुखालिफ टोली के साथ झगड़ा हो गया था। पुलिस ने कहा कि इस वाकये का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन टीआरएस लीडर के हामियों ने कांग्रेस कारकुनों पर हमला कर दिया और इल्जाम लगाया कि इस हलाकत में कांग्रेस कारकुनों का रोल है। इस वाकये के बाद वहां पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के लिए महाकूटमी में सीटों की तकसीम पर उलझन बरकरार है। इस हवाले से दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। कांग्रेस और दूसरी इत्तेहादी पार्टियां सीपीआई को मनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियां बेअसर हो गईं, बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। ताइब एर्दोगान ने कहा पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे, अमेरिका ने गलत कदम उठाया। तुर्की ने कहा खशोगी कत्ल के कई सबूत मौजूद हैं, वक्त पर मंजर आम पर लाएंगे। सऊदी अरब बताए किसके हुक्म पर कातिल टीम आई। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रखा संग बुनियाद। कतर के अमीर ने बहरान की बरकरारी पर किया अफसोस का इजहार, कहा जीसीसी नाकाम हो गई। गाजा नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश, इस्राएली फौज की कार्रवाई में 20 फलस्तीनी जख्मी। इराक में 202 इज्तिमाई कब्रें मिली, आईएस ने हजारों को दफन किया था। तालिबान ने फराह सूबे में फौजी चौकी पर कब्जा कर लिया। अमरीकी कमांडर ने कहा जंग नहीं जीत सकते। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए। ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम, कांग्रेस में अक्सरियत का होगा फैसला। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा धक्का, कर्नाटक के बाय इलेक्शंस में कांग्रेस जेडीएस ने 4-1 से बाजी मार ली। आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम श्री अयोध्या रख दिया। पहली मर्तबा दिवाली जश्न में बैरूनी मेहमान की शिरकत। ये थी आज की खबरें। आप शाजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।